प्रिय मित्रों, एक पाठक ने मुझे प्रश्न किया है कि भारतीय परंपरा में, दार्शनिक परंपरा एवं अन्य परंपराओं में क्या व्यक्तित्व पर कुछ कहा गया है? क्या जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स जिसको हम कहते हैं या पर्सनैलिटी जिसको हम कहते हैं, उसकी चर्चा या उसकी अवेयरनेस हमारे पूर्वजों को, हमारे दर्शन शास्त्रियों को, हमारे वैज्ञानिकों को, हमारे मनोवैज्ञानिकों को थी क्या? आज मैं उसी पर आपको कुछ बताना चाहूँगा। पर्सनैलिटी को हमारे यहाँ पे स्वभाव बोला गया है, यानी कि जिस चीज़ के अंतर्गत, वृत्ति के अंतर्गत हम लोगों से आचरण करते हैं, समाज में आचरण करते हैं, उस आचरण को हमने कहा स्वभाव, स्वभाव। स्व मीन्स जो अपने आप में आपके अंदर है, वो भावना जो अंदर आपके अपने आप स्वयं भी है, यानी कि वह एक स्वजनित प्रेरणा आपके अंदर हो जाती है और उसी के अंतर्गत आप अपना व्यवहार सामाजिक और व्यक्तियों से, परिवार से, सबसे करते हैं। तो ये तो एक हो गई प्रथम बात। अब द्वितीय बात पे आते हैं कि हमारे यहाँ पे जीवन को किस स्तर पे देखा गया, क्योंकि बिना जीवन को समझे, उसके प्रकारों को समझे, हम व्यक्ति के स्वभाव को नहीं समझ सकते या उसकी रचना को नहीं समझ सकते। तो जीवन की रचना स्तर में हमारे पूर्वजों ने इसको 3 भागों में बांटा, 3 प्रकार में बांटा। पहला प्रकार था पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम वह सनातन सर्वोच्च सत्य है जो आत्मा की और हमारी प्रकृति की, हम में 2 चीज़ें हैं। एक हमारी आत्मा है जो निरपेक्ष है, जो निरपेक्ष भाव से रहती है, और दूसरी हमारी प्रकृति है जिसके अंतर्गत हम अपना बुनियादी व्यवहार, विशेषताएं इत्यादि रखते हैं और अन्य सभी तत्वों को उसी दिशा में बढ़ने के लिए जगह प्रदान करते हैं। और जिस दिशा में प्राणी जाता है, दूसरे शब्दों में पुरुषोत्तम विकास की सीमाएं और संभावनाएं निर्धारित करता है। पुरुषोत्तम, पुरुष में उत्तम, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च जो सत्य है, ट्रूथ है, जो आत्मा और प्रकृति की बुनियादी व्यवस्था है, उसको व्यवस्थित रखता है, उसको व्यवस्था प्रदान करता है, यानी कि उसका मूल रूप में जो भी स्वभाव निहित है वह पुरुषोत्तम में है।
तो ये तो हमारा एक अलग हुआ, और बाकी जितने भी तत्व हैं उन सब को ये स्पेस देता है, स्पेस प्रोवाइड करता है, और यह भी मदद करता है कि वो किस दिशा की तरफ जाएं, हमारी भावनाएं किस दिशा की तरफ जाएं। वो प्राणी की चाहत को, प्राणी की इच्छा को भी अपने आप में एसिमुलेट करता हुआ, कंसिडर करता हुआ, समझता हुआ उसको दिशा दिखाता है। अगर हम सिंपल शब्दों में कहें, साधारण शब्दों में कहें, तो पुरुषोत्तम जो है वह हमारे विकास की सीमाएं भी तय करता है और संभावनाओं को भी तय करता है। हम जीवन में क्या होंगे इसकी संभावनाएं, और उसी वक्त उसकी सीमाएं। अब हर आदमी तो मोदी नहीं बन जाएगा, हर आदमी तो योगी नहीं बनेगा। यह सीमाएं जो हैं तय करने वाला या निर्धारित करने वाला या वहां तक ले जाने वाला जो है पुरुषोत्तम है, जो हर व्यक्ति में स्थित है, और वही एक सर्वोच्च सत्य है, सर्वोच्च ट्रुथ है, हाईएस्ट ट्रुथ है। दूसरा जो माना गया हमारा स्तर वैचारिक दृष्टि से, वह स्वयं, आई एम, अहम। स्वयं का होना, अहम का होना जीवन की जागरूकता को, अहम का होना जीवन की जागरूकता, और मैं हूं, मैं एग्जिस्ट करता हूं, यह जो मैं का एहसास है, भाव है व्यक्ति के अंदर, उसको देता है और उसको विकसित करता है। खाली देता ही नहीं उसको यह एहसास, पर उस एहसास को वह विकसित भी करता है। तीसरा स्तर हमारा आता है जीव का, जो हमारे शरीर के भीतर निवास करता है। अमर आत्मा, जो आत्मा है वह जीव से अलग है। आत्मा जीव से अलग है, लेकिन जो स्मृति है वह जीव में है। जीव वह चीज है जो हमारे नित्य के स्वभावों को, नित्य के कार्यों को, नित्य की हमारी प्रवृत्तियां जो हैं उन सब के लिए वह एक कारण बनता है, उनका निर्धारण करता है, उनको चलाता है। इसीलिए जीव जब तक है तब तक हम हैं, जीवात्मा जब तक है तब तक हम हैं। लेकिन जीव और आत्मा में आत्मा अलग है। आत्मा निरपेक्ष है। जो जीव है वह भविष्य का, वह सभी जन्मों का, पूर्व जन्मों का, और जो भी घटनाएं इस जन्म में हो रही हैं, या जिसे हम अपनी मेमोरी कह सकते हैं, स्मृति कह सकते हैं, वह भी जीव के पास ही है। आत्मा और जीव का कोई आपस में संबंध नहीं है। कहने को हम कहते हैं जीव आत्मा, पर आत्मा एकदम निरपेक्ष है। ये स्मृति इत्यादि जो है वो आत्मा के साथ नहीं जुड़ती। आत्मा स्मृति से परे है। स्मृति जो है वो जीव का स्वभाव है, जिसके कारण जीव जीवित है। जब तक जीव है हम जीवित हैं। हमारे में मेमोरी भी है, हमारे में स्मृति भी है, हम सोच भी रखते हैं, और इस जीव को पूर्व जन्म की घटनाएं और भविष्य में आने वाली घटनाओं का भी आश्वास रहता है।
इसीलिए तो वो गलत और सही में निर्णय कर लेता है कि भाई मैंने इस आदमी को अगर लाठी मारी तो सामने से ये मेरी तलवार मारेगा। तो यह स्मृति का जो भाव है, इंटरप्रिटेशन का जो भाव है, वह सब जीव में है। तो इस तरह जीवन में, व्यक्ति में 3 स्तर की सोच हुई। एक पुरुषोत्तम जो सर्वोच्च सत्य है, एक स्वयं या जिसको अहम कह दीजिए आप, जो उसको अपने होने का एहसास देता है, अपने बारे में सोचने का एहसास देता है, अपने कर्मों का एहसास देता है, अपनी क्रियाओं का एहसास देता है कि मैं कर रहा हूँ, वह स्वयं है। और तीसरा जीव, जिसके कारण हम जीवित हैं, जो हमारे हर शरीर के भाग में है, वो कोई एक जगह निश्चित नहीं है, वो संपूर्ण हमारे सेल्स में, संपूर्ण जो हमारा शरीर है उसमें वो सब जगह है। और वही स्मृति रखता है ब्रेन के द्वारा, वह हृदय गति को रखता है हृदय के द्वारा, और वही स्मृति को जो स्मृति बीत गई है या जो स्मृति आने वाली है, उसका जो एहसास है वो सारा इसी जीव के अंतर है। आत्मा जीव से निरपेक्ष है, वह उससे अलग है। तो ये तीनों भाव जो हैं, ये हर व्यक्ति के अंदर निहित रहते हैं। अब हम आते हैं कि हमारे कितने आवरण हैं। देखने को लगता है हमारी एक स्किन है, कपड़ों को छोड़ करके। एक तो कपड़ों का तो अपना आडंबर हुआ, एक अलग आवरण है, बाह्य आवरण है। पर उसके अलावा भी हमारे मन तक पहुंचने के लिए कई शरीर के आवरण हैं, या इस शरीर को मेंटेन करने के लिए, इस शरीर के फंक्शन करने के लिए, यह शरीर अपना कार्य ठीक ढंग से कर सके, या इसको संगठित रखने के लिए कई आवरण हैं, कई कोट्स हैं, कई शीट्स हैं। आप जब देखते हैं तो वो बाहरी आवरण को देख रहे हैं, पहले आप कपड़ों को देख रहे हैं। अगर मैं कपड़े उतार देता हूँ तो आप मेरे जो स्किन का आवरण है उसको देख रहे हैं, लेकिन अंदर और बहुत कुछ है, स्थूल रूप पे भी और दार्शनिक रूप से भी। यहाँ हम बात करेंगे स्थूल और दार्शनिक दोनों को मिला करके। मुख्यतः हमारे 4 आवरण कोश हैं, इनको कोश कहा गया, हर आवरण को कोश कहा गया। एक जो बाहर दिखने वाला कोश है, जो हमें सबको दिखाई दे रहा है, यानी कि हमारा शरीर, हमारे हाथ, पैर, वक्ष, ग्रीवा और सिर, सभी ये जो है, ये हमारा एक बाह्य का आवरण है, बाहर का आवरण है। इस आवरण को हमने कहा अन्नमय कोश, अन्नमय कोश, क्योंकि ये अन्न से बनता है, फूड से बनता है। यह रहता है इस इसकी जो मेंटेनेंस है, या इसके इवन आना, जब पैदा हुए तो हम कुछ किलोग्राम के ही थे, आज मैं 80 किलोग्राम का हूँ या 82 किलोग्राम का हूँ। यह सब मेरे में अन्न है, फूड है। मैं जब छोटा था, कुछ किलोग्राम का था, मैं खाना खाता गया, अन्न खाता गया, वही अन्न परिवर्तित होकर के मेरा शरीर बनता गया। तो मैं क्या हूँ? मैं अन्न हूँ। इसलिए लोग कहते हैं कि हम जिस मिट्टी से पैदा हुए हैं उससे हमारा संपर्क खत्म नहीं होता, कि सबसे पहले हम अन्न खाते हैं उस पृथ्वी से उत्पन्न हुआ। इसलिए उस पृथ्वी से जहाँ हम पैदा होते हैं, जहाँ बचपन बिताते हैं, हमारा उससे संपर्क जीवन भर का बन जाता है, हमारी स्मृति में वो चला जाता है। उसको हम नहीं कह सकते, उसको हम जन्मभूमि कहते हैं या मातृभूमि का नाम देते हैं, वह अभिन्न रूप से, क्योंकि उसी को खा करके
अन्न में जो कुछ है वो वही है जो पृथ्वी ने उसको दिया है, या ब्रह्मांड में के बाकी फोर्सेस ने उसको दिया है। तो वो ब्रह्मांड के बाकी फोर्सेस और वो पृथ्वी का में जो अन्न रूप है, उसी से वह अन्न बनता है, और उसी अन्न को हम खाते हैं, उससे फिर हमारा आनंदमय कोश बनता है। अन्नमय कोश बनता है, आनंदमय नहीं, अन्नमय कोश बनता है। तो ये अन्नमय कोश जो है, यह अन्न की प्रक्रिया है, यानी कि जो पृथ्वी से उपज कर हमने खाया उसके कारण है। इसलिए हम इसको किसी दृष्टि से और नाम नहीं दे सकते, ये अन्न से बना हुआ अन्नमय कोश है। अब इसके साथ ही हमारी 5 इंद्रियों का विकास होता है, जो हमारे रहने के तरीके को, स्वभाव को, भागीदारी को, इच्छाओं को, गतिविधियों को और अहंकार को स्थान देती है। यह हमारी 5 इंद्रियां, नाक, मुंह, कान, आंखें, चक्षु, ये ज्ञानेंद्रिय जिनको कहा जाता है, अगर ये नहीं हो या ये अपना काम बंद कर दें, श्रवण जैसे बंद हो जाए, कान से सुनना, तो हम पूर्ण रूप से काम नहीं कर पाएंगे। तो ये 5 इंद्रियां जो हमारा व्यवहार तय करती हैं, हमारे रहने के तरीके को तय करती हैं, हमारे व्यक्तिगत भागीदारी को तय करती हैं, इच्छाओं को स्थान भी देती हैं, उनको महसूस भी करती हैं, दोनों काम करती हैं। आज बिना इंद्रियों के आप किसी भी चीज़ को महसूस नहीं कर सकते, उसको रिसीव नहीं कर सकते, उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकते। और उसी तरह ये सबसे बड़ी इंद्रिय जो हमारा अहंकार है, उसको भी स्थान देती है। हमारे अहंकार का एहसास और प्रकटीकरण भी इन्हीं इंद्रियों के द्वारा होता है। इन्हीं 5 इंद्रियों के द्वारा हम अपने अहंकार को प्रकट करते हैं या संतुष्ट करते हैं, या जैसा भी उसका दुरुपयोग या सदुपयोग करते हैं, वह उसमें इंद्रियां बहुत अधिक अपना रोल प्ले करती हैं। अब मनोमय कोश के बाद में, ये मन इंद्रियां जो थी, उनके बाद में आता है विज्ञानमय कोश। एक सबसे बड़ी चीज जो हमारे पास है वो है बुद्धि, जो इन इंद्रियों के परस्पर व्यापार से जो कुछ भी होता है उसको नियंत्रित करती है। बुद्धि जो है वो इंद्रियों के व्यापार को, इंद्रियां कभी शांत नहीं रहती, वो हमेशा व्यापार में लिप्त रहती हैं। कान सुन रहे हैं, आंख देख रहे हैं, मुंह खा रहा है, स्किन जो है वो कोई चीज़ महसूस हो रही है उसको कर रहा है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो सब निकल रहे हैं। तो सारा कुछ जो है इंद्रियां करती हैं, लेकिन ये सारी इंद्रियां मन के अधीन हैं, मन के साथ में जुड़ी हुई हैं, और उसी से मिलकर के ये अहंकार, बोलता हूँ, कौन बोलता है? मैं बोलता हूँ। सुनता हूँ, कौन सुनता है? मैं सुनता हूँ, ये अहंकार। तो यह अहंकार की प्राप्ति भी और इसका संचालन भी इन्हीं इंद्रियों के कारण होता है, इनके इंटरेक्शन से होता है। तो इस बुद्धि और इंद्रियों के जो मेल का मुख्य स्तर जिसको बुद्धि हमने कहा, वह विज्ञानमय कोश है, क्योंकि यहाँ ज्ञान की बात आती है। इंद्रियां अब खाली परसीव करती हैं, और परसीव करके, उनको सुन करके, स्मृति में याद करके, वो सब चीज़ें जो हैं बुद्धि के पास आती है, बुद्धि ही उनका एनालिसिस करती है। इसलिए हम उनको, यानी कि मन की सारी प्रकृतियां बुद्धि के पास आती हैं, और बुद्धि ही उनकी एनालिसिस करके उनका नियंत्रण करती है और संसारिक व्यवहार तय करती है। इसलिए इसको विज्ञानमय कोश कहा गया। विज्ञ मीन्स जानना, ज्ञान, तो इसलिए इसको विज्ञानमय कोश कहा गया। और
लास्ट में चौथा है आनंदमय कोश। स्वयं अपने आप का जब एक स्तर उठ जाता है, आप अपने अध्यात्म ज्ञान से, आप अपने गहन अध्ययन से, गहन प्रक्रियाओं से जो भी मार्ग आप अपनाते हैं, हमारे यहाँ तो कोई एक मार्ग नहीं है, योग मार्ग ही खाली नहीं है, बहुत से हैं, योग है, भक्ति का है, राजस है, तो सभी तरह के हमारे यहाँ मार्ग हैं। तो किसी भी मार्ग से आप अपने आध्यात्मिक स्तर को जब संसारिक व्यवहार से ऊपर उठा लेते हैं, यानी कि बुद्धि से भी परे चले जाते हैं, विज्ञानमय कोश से भी परे चले जाते हैं, मनोमय कोश से भी ऊपर चले जाते हैं, अन्नमय कोश से भी जब ऊपर चले जाते हैं, तो वह जो कोश है, वह जो आपको आध्यात्मिक प्रतिक्रियाओं के द्वारा इन सब से आगे ले जाता है, आगे स्तर पर ले जाता है और आपको एक आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करवाता है, जो सांसारिक नहीं है, वो गैर सांसारिक है। वह शुद्ध आध्यात्मिक गतिविधि है, वह शुद्ध आध्यात्मिक गतिविधि है, जहां आप इस शरीर से, आप इन तीनों कोशों से ऊपर उठ जाते हैं, तो उस जहाँ पे आनंद ही आनंद है, आनंद की ही अनुभूति है, जहाँ पे आपके शरीर से संबंध और शरीर के जो इंद्रियां और मन, बुद्धि और विज्ञान है, उससे आपका संपर्क से ऊपर उठ जाते हो, आप उनसे ऊपर उठ जाते हो, तो फिर उस स्थिति को हम कहते हैं आनंदमय कोश। वहां पे सिर्फ आनंद की अनुभूति है, सारी इंद्रियों की अनुभूति, मन की अनुभूति, शरीर की अनुभूति, अन्नमय कोश की अनुभूति, अहंकार की अनुभूति, सब अनुभूतियां वहां समाप्त हो जाती हैं, उनसे आप मुक्त हो जाते हैं और आप एक असीम आनंद में लीन हो जाते हैं। उसको हमने कहा आनंदमय कोश। अब यहां पे थोड़ा सा एक मन की अनुभूति या प्रज्ञा, मन को हम प्रज्ञा भी कहते हैं, इसको थोड़ा समझना जरूरी है। मन और उसकी अनुभूति या प्रज्ञा, उसको जानना जरूरी है, तो थोड़ा हम उसके बारे में बात करते हैं। प्रज्ञा के 16 आयाम बताए गए हैं। इसके 16 आयाम, 16 आयाम बताए गए हैं। सामूहिक रूप से 4 श्रेणियों में आते हैं। अब वो जो 16 जो हैं, उनको 4-4 के भाग में बांट करके हमने 4 श्रेणियों में रख लिया। वो श्रेणियां क्या है? नंबर 1 बुद्धि, जो हम पहले ही समझ चुके हैं कि वह हर चीज़ का विश्लेषण करती है, वो मन को समझने की शक्ति रखती है, वो भेदभाव और निर्णय लेने की कैपेसिटी रखती है, और उसमें हर शक्ति जो आपका निर्णय बनाती है वो शामिल है। दूसरा है अहंकार। यह व्यक्ति को पहचान देती है, मैं हूं, और उस मैं के पीछे आपका एक व्यक्तित्व है, तो वो जो पहचान है वो आपका अहंकार देती है। यानी कि अहंकार कई प्रकार का हुआ, और यह अहंकार ही, जिसको इंग्लिश में ईगो कहते हैं, वह आपके व्यक्तित्व बनाने में बहुत प्रभावकारी है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अहंकार। तो इसलिए अहंकार बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आता है मानस। मानस जो है, हम कहते हैं मन की इंद्रियों की धारणा, लेकिन वो बुद्धि नहीं है, बुद्धि से अलग है। बुद्धि में समझ है, एनालिसिस है, विश्लेषण है, पर मानस में इंद्रियों की खाली धारणाएं हैं, परसेप्शंस हैं उसके।
इंद्रियों की जो धारणाएं हैं, उसके परसेप्शन है, वह मात्र मानस तक सीमित है। तो उसको हमने कहा मानस। तो मानस यानी कि मन की इंद्रियों की धारणा। मानस को कभी आप बुद्धि नहीं समझिएगा। मानस और बुद्धि दोनों अलग अलग हैं। और फिर लास्ट में आता है चित्त। चित्त जो है वह ब्रह्मांड की बुद्धि के बिना परिवर्तित हुए और बस वहाँ है एक शोर पे चेतन और अचेतन और दूसरे शोर पर अचेतन के बीच का सेतु है। व्यक्ति की दो परिस्थितियां हैं, चेतन और अचेतन। या तो हम अनकॉन्शियस हैं या कॉन्शियस हैं। और ये जो अनकॉन्शियसनेस से लेके कॉन्शियसनेस से लेके चेतन से लेके अचेतन की परिस्थिति के बीच में जो लिंक है वह आपका चित्त है। जब तक आपका चित्त है आप चेतन हैं, और जब चित्त आपका शांत हो गया तो आप अचेतन हो गए। चित्त यानी कि जो हमें कॉन्शियसनेस प्रदान कर रहा है, और उस कॉन्शियसनेस के कारण हमारा मस्तिष्क का निर्माण होता है और वो काम करता है, और सारे अंगों के साथ में शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं है जिसका संबंध मस्तिष्क से नहीं है। यह बहुत ही जटिल संबंध है, बहुत जटिल संबंध। और इस संबंध में जो कॉन्शियस बनाए रखने का काम कर रहा है, यानी कि चेतन से शुरू होकर के जो अचेतन होने तक जो काम कर रहा है, वो आपका चित्त है। यानी चेतन की स्थिति जो है वो मस्तिष्क में है, ब्रेन में है। चित्त जो है वो मस्तिष्क में है, और मस्तिष्क को चेतन रखता है, और उस वहीं से सारे शरीर में वो चेतना भेजता है, और चेतना से भेजता भी है और वहां से रिसीव भी करता है। यानी कि सारे शरीर में एक एक सेल मात्र में जो जीवन है, जो चेतन है, वो सारा इस चित्त के कारण है। यह चित्त सारा मस्तिष्क के लेके हमारे एक एक सेल तक आच्छादित है, और आच्छादित ही नहीं है, उसको एक ही जाल में बुने हुए है, उसको सारे को वो संभाल भी रहा है। इस चित्त की कई परिस्थितियां हो सकती हैं। कॉन्शियस, जब हमारा मस्तिष्क चेतन है। अनकॉन्शियस, जब हमारा मस्तिष्क अचेतन हो गया। और एक और स्थिति कहलाती है अति चेतन, सुपर कॉन्शियसनेस। सो इसकी तीन परिस्थितियां हैं चेतन की। एक तो मस्तिष्क का चेतन, दूसरा अचेतन अनकॉन्शियसनेस, और तीसरा सुपर कॉन्शियसनेस। ये तीनों परिस्थितियां हमारे शरीर को, हमारी अवस्था को बनाए रखने के लिए जरूरी है। सो जब तक चित्त है तो तब तक हैं हम। चित्त अनकॉन्शियसनेस में शांत हो जाता है, और मृत्यु उपरांत चेतन चित्त निकल जाता है, वह शरीर में नहीं रहता। अब आते हैं हमारे स्वभाव पर, कि हमारी पर्सनालिटी बनती किस पे है। ये तो हो गई हमारी पर्सनालिटी की समझ। अब यह बनती किस पे है, तो हमने कहा कि प्रकृति के मुख्य रूप से तीन गुण हैं।
यह सृष्टि त्रिगुणात्मक है। 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिनकी मर्जी, जिनकी कॉम्बिनेशन से सब बना है। जैसे डीएनए के सिर्फ 4 तरह के प्रोटीन हैं, वो उसके लिखने के 4 अंक हैं। अब इन 4 प्रोटीन्स के मिलने से उनकी जो किस प्रकार से, किस स्थिति में, किस नंबर पे वो लगेंगे। जैसे 10 नंबर से दुनिया की कोई भी चीज हम लिख सकते हैं, उसी तरह से 4 अंकों से हम दुनिया की कोई भी चीज डीएनए में लिख सकते हैं। लेकिन अंतर इतना ही है कि गणित में 10 नंबर हैं, यहाँ पे 4 नंबर हैं। उसी तरह हमारी त्रिगुणात्मक सृष्टि में हमने 3 नंबरों को माना, 3 अक्षरों को माना कि 3 अक्षर हैं। उन 3 अक्षरों से हमारी सारी जो प्रवृत्तियां हैं वो लिखी गई हैं। अब वो 3 अक्षर कैसे थे? जैसे 1, 2, 3 है, हम उसे 321 भी लिख सकते हैं, 231 भी लिख सकते हैं, 132 भी लिख सकते हैं, यानी कि फिर 132, 133 भी हमने लिख दिया। तो उन अंकों से फिर जोड़ बना बना करके हम, दुनिया की कोई ऐसी भाषा नहीं है, कोई ऐसा नंबर या कोई ऐसा चीज नहीं है जिसको हम उन 3 अक्षरों से लिख न सकें, उनके कॉम्बिनेशन से लिख न सकें। जैसे 4 प्रोटीन डीएनए से हम दुनिया के हर व्यक्ति को लिख सकते हैं, पहचान सकते हैं, उसी तरह से इन 3 गुणों से बनी हुई सृष्टि में हर व्यक्ति का व्यवहार अलग अलग बना सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल्स में काम करते हैं। 1 तो 1, 2, 3 से आप लिखेंगे, फिर उनको आपस को जोड़ करके लिखेंगे। इस तरह से आपको एक असंख्य संख्या मिल जाती है, असंख्य प्रकार की संख्या मिलती है। और वही इन 3 गुणों के मिक्सचर से, मिलने से, उसी तरह से व्यक्ति का स्वभाव, जो कहीं 2 स्वभाव एक नहीं बनते, वो बनता जाता है। ये एग्जैक्टली डीएनए की तरह काम करता है। इसमें पहला है सत्वगुण, जिसको सतोगुण भी कहते हैं। सतोगुण जो है वो हमारी अच्छाई, ज्ञान, हमारे जो कर्तव्य है उस पे, हमारे शांत व्यवहार, हमारा आध्यात्मिक झुकाव और अपने आप पे कंट्रोल, और दूसरों को रेस्पेक्ट देना, और जीव के प्रति सहानुभूति रखना, ये सब जो गुण है वो सत्व गुण है। क्या कि स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक हमारी जो क्वालिटी है। फिर स्थिर रहने की, हमारी जो अच्छा होने की, ज्ञान की, ड्यूटीफुल होने की, और शांत रहने की, अध्यात्म की ओर झुकाव, अपने आप पर कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, अपने व्यवहार को अपने निहित रखना, दूसरों का सम्मान करना, और अन्य प्राणियों और व्यक्तियों की तरफ दया का भाव रखना, ममता का भाव रखना, सहानुभूति रखना, यह सब सत्व गुण है। राजस में क्या आया? ये पैशन, अत्यधिक किसी चीज में इंटरेस्ट लेना। कोई भी काम करना है उसमें अत्यधिकता रहेगी। लड़ने जाना है तो बिल्कुल तैयार होके मरने मारने के लिए तैयार, वो रजोगुण हो गया। पैशन है उसमें, इच्छा, अंतहीन इच्छाएं, पूरे विश्व को अपने नीचे कर देने की इच्छा, अलेक्जेंडर की इच्छा, वह रजोगुण है या राजस गुण है। इसको हम रजोगुण कहते हैं। रेस्टलेसनेस,
कभी भी यह व्यक्ति शांत नहीं रहता, हमेशा कुछ ना कुछ पाने की उसकी इच्छा रहती है। वो कभी शांति से नहीं बैठने वाला है। उसमें हर वक्त किसी न किसी चीज से अटैचमेंट है। उसको फीमेल्स औरतों से भी अटैचमेंट है, उसको अपने घर बाहर और सुंदर महलों से भी अटैचमेंट है, उसने अपनी सेना से भी अटैचमेंट है। वो हर चीज से अटैचमेंट रखता है, जुड़ाव रखता है, और ये अत्यधिक सीमा में रखता है। उसमें हर समय वो कुछ ना कुछ करने के लिए तैयार है, एंथुजियाज्म भरा हुआ है। एंथुजियाज्म से ओतप्रोत है, उत्साह से ओतप्रोत है। रात को 1 बजे भी लड़ने के लिए जाने वाला है। इसलिए राजा लोग पूरी खाट पे नहीं सोचते थे, घुटनों के बल खाट पे, पैर जमीन पे होने चाहिए और तलवार कमर पे होनी चाहिए। क्या पता कब उठ के जाके लड़ना पड़ जाएगा। ये एंथुजियाज्म है। फिर उनको हमेशा परिणाम से बहुत प्यार होता है। ये नहीं कि आपने मेहनत की और पास नहीं हुए, नहीं, उसको तो पास होना ही है। उसको युद्ध में जीतना ही है, नहीं तो मर जाना है। मैं लड़ाई करूंगा, सामने वाले को मारूंगा, सारी सेना को खत्म कर दूंगा, या फिर मैं स्वयं मर जाऊंगा। इसको बोलते हैं लॉन्जिंग फॉर रिजल्ट्स। वह जो अंतिम प्राप्ति उसमें है, उसके लिए बहुत ज्यादा प्राप्त करने के लिए उत्सुक होता है। और सबसे बड़ी बात, वो सेल्फ इंटरेस्ट उसका सबसे सर्वोपरि है। अपना खुद का हित, परिहित नहीं। वो सतोगुण वाला करेगा, परहित की बात। वहां तो हमने कहा कि वो हर आदमी के लिए काइंडनेस है, उसमें दया भाव है, ममता भाव है। पर यहाँ पे दया ममता भाव नहीं है, सेल्फ इंटरेस्ट है। मेरे को मिलूंगा, ये किला तो मैंने जीत लिया, अब दूसरे 2 और किले दिखाई देते हैं, उनको भी जीतना है। उसमें अहंकार भी है और सेल्फ इंटरेस्ट भी है। खुद का अपना भला या खुद का अपना उन्नति, वह उसके पूरा उसके लिए वो बहुत ज़्यादा उत्साहित और सारे गुण जो है उसके लिए उपयोग करता है। ये राजस गुण है। तमस में क्या होता है, इसमें आदमी हमेशा एम्बिग्यूटी में रहता है, निर्णायक नहीं होता, हमेशा ही हर बात पे उलझा हुआ है। कोई भी काम करना है, करूं या न करूं, चलूं या न चलूं, दौड़ूं या न दौड़ूं, हर जगह एम्बिग्यूटी है। और एक अनचाही सुस्ती, सोया रहता है, सुस्त रहता है, किसी काम को करने का अपने मन में कोई उत्साह है ही नहीं। आइडियलनेस है, तो पूरा आइडियल जिसे कहते हैं। लेकिन रिवेंजफुलनेस सबसे ज्यादा है। दूसरे से बदला लेने की जो इच्छा है वो तमस वाले में सबसे ज्यादा रहती है, तामसिक व्यक्ति में। उसका किसी ने थोड़ा सा अपमान कर दिया, उसके पीछे लग जाएगा। वो हमेशा सपने लेता रहता है, फैंटेसीज बहुत होती हैं। दिन में भी सपने लेता रहेगा, दिन में भी सपने लेगा, रात को भी सपने लेगा। और हमेशा एप्रीहेंसिवनेस, कुछ डर सा उसके मन में लगा रहता है। हर किसी को काम करने से पहले घबराहट, होगा कि नहीं होगा। वो किसी चीज के लिए सर्टन नहीं है। और बहुत ही सुस्त, अपनी एक्टिविटीज में इतना सुस्त, इतना लेजीनेस कि सुबह उठने में ही 2 घंटे ले लेगा, वो 3 घंटे सोता रहेगा। आंख खुली, देखा, फिर सो गए। आंख खुली, किसी ने आके डांटा, 2 मिनट किया उसको, फिर सो गए। लेजीनेस। एक बात जो पकड़ ली उसको पकड़ ही लिया। गलत बात को पकड़ ली उसने, या कोई स्वभाव पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया बस। अब उससे, उस भाव से उसको मुक्ति नहीं है।
तो परसिस्टेंस बहुत होती है। जो भी ये गलत चीज़ या सही चीज़ उसने पकड़ ली कभी, तो उसको रिपीट कर, उसको करता रहेगा, उसको छोड़ेगा नहीं। और सिनिसिज्म बहुत ज़्यादा होता है हर बात के लिए, हर बात के लिए जो है नेगेटिव फीलिंग, गलत फीलिंग्स, उल्टी फीलिंग्स। नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, ये कैसे करोगे, ये तो वो है, हर बहानेबाजी इसे कहते हैं। तो हर काम और नई क्रिया के लिए बहानेबाजी, यह जो है, जो आपका तमस है उसका स्वभाव रहता है। अब ये सब जो चीजें थी, ये तीनों गुण मिलकर के, अब इनमें देखिए कितने प्रकार की चीजें आ गई। कितने प्रकार के गुण आ गए, प्राय प्राय सभी गुण जितने हम सोच सकते हैं वो आ जाएंगे। वो नहीं यहाँ आए होंगे तो इनके प्रायवाचियों में आ जाएंगे। इनके प्रायवाची आप देखोगे तो उसमें आपको एक गुण निकल आएंगे। अब इतने सारे जो गुण और उनके आगे सब गुण, उन सब के मिक्सचर से व्यक्तित्व बनते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों का मानना है। किसी में कोई 2 गुण रजोगुण के होंगे, 3 गुण सतोगुण के होंगे और 5 गुण तमस के आ गए, तो एक व्यक्तित्व बन गया। तो ऐसे जिस तरह से ये प्रवृत्तियां बनती, मिलकर के क्रिएट होती हैं, और जिसमें जो प्रवृत्ति मुख्य रूप से होती है वही उसके व्यक्तित्व को आगे लेके जाएगी, गाइड करेगी। अब इसमें इन्होंने बहुत प्रकार की पर्सनैलिटीज को बनाया गया। जैसे 7 पर्सनैलिटीज जो है वो सत्व गुण में कही गई। अर्षा, इंद्रा, याम्या, वरुणा, कावेरा, गंधर्व और ऋषि, ये 7 पर्सनैलिटियाँ सात्विक पर्सनैलिटीज कहलाई। अब इनके गुण क्या क्या हैं वो आपको याद नहीं रहेंगे, इसलिए मैं इसको प्रेजेंटेशन के रूप में दे रहा हूं कि आप उनमें देख लें और उनको एनालाइज कर सकें। उसी तरह राजस पर्सनैलिटी में 6 प्रकार के व्यक्तित्व प्रकार बताई गई। असुरा, राक्षसा, पिशाचा, सर्पा, प्रेता और शकुनी। तो ये 6 प्रकार हुई राजस की। अब ये मान चलिए एक आदमी एक ही तरह का नहीं होगा, वो असुर प्रवृत्ति का भी हो सकता है, दूसरी तरफ सात्विक प्रवृत्ति, उसमें यमक ही आ सकती है, तो एक अलग कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ये सब वो प्रवृत्तियां हैं जिनके कॉम्बिनेशन से व्यक्ति क्रिएट होंगे, स्वभाव क्रिएट होंगे, व्यक्ति नहीं, व्यक्तियों के स्वभाव क्रिएट होंगे। फिर तामसिक प्रवृत्ति में 3 प्रकार की हैं, पाशवा, मत्स्य और वनस्पत्या। यानी कि एक तो जो पशु की तरह है, एक जो मत्स्य मछली की तरह है, एक जो वनस्पति की तरह है। ये तमस हो गई। ठीक है। सात्विक हमने कहा था अर्श की तरह होगा, इंद्र की तरह होगा, यम की तरह होगा, वरुण की तरह होगा, कावेरा की तरह होगा और गंधर्व की तरह होगा, ऋषि होगा। ये सब डिफाइंड है हमारे शास्त्रों में कि ये कौन लोग हैं, इनके क्या व्यवहार हैं। तो इन व्यवहारों वाले व्यक्ति होंगे। राजस में असुर भी व्यक्तित्व बताया गया है, आप सब जानते हैं। राक्षस आप सब जानते हैं, पिशाच जानते हैं, सर्प जानते हैं और प्रेत भी जानते हैं और शकुनी भी जानते हैं। शकुनी मामा को कौन बोल सकता है। तो ये पर्सनैलिटीज हुई राजस की। इनके गुण भी आगे दिए हुए हैं यहाँ पे, अगर आप ज़्यादा डिटेल में जाना चाहें। और फिर तामसिक में पशु, मत्स्य मछली या फिर वनस्पति की तरह। यह एक बहुत ही परफेक्ट क्लासिफिकेशन है और इनको आगे मिलाकर के जो क्लासिफिकेशन बनते हैं उतनी डिटेल में जाने का समय नहीं है,
यह सिर्फ आपको थोड़ा सचेत करने के लिए है, बताने के लिए है कि हम लोग पर्सनैलिटी एनालिसिस में दुनिया में किसी से भी पीछे नहीं थे। बस इतना ही मेरा कहने का तात्पर्य था। और इनको अगर थोड़ा सा आप समझना चाहेंगे तो बहुत आसानी से समझ भी पाएंगे। और पैरेलल जो बाहर के विश्व ने, पाश्चात्य विश्व ने अब जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर बनाए, उनसे अच्छे क्लासिफिकेशन हम बना पाएंगे। लेकिन आवश्यकता है इसको फिर से जगाने की, इसको रिजुविनेट करने की। धन्यवाद। कोई ना कोई तो कभी करेगा ही। धन्यवाद।